क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, हम जिस संगठन से जुड़े हैं, ये देश के बीमा कर्मचारियों का सबसे पुराना संगठन है, जिसका जन्म 1951 में हुआ था। बिलासपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन, उसका मंडली इकाई का अधिवेशन आज और कल कोरबा में हो रहा है। इस अधिवेशन के अंदर हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में जो 100% विदेशी पूंजी निवेश को स्वीकृति देने का फैसला लिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब 74% विदेशी पूंजी निवेश की आज मौजूदा सीमा है, उसके बावजूद केवल 32.67% ही केवल एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है, तब उसे 100% का अनुमति देना देश के घरेलू बचत पर विदेशी पूंजी की संपूर्ण नियंत्रण देने का कोशिश है, जो हम समझते हैं देश के आर्थिक राजनीतिक आत्मनिर्भरता का परस्पर विरोधी है और ये आत्मघाती और राष्ट्र विरोधी कदम है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं इंश्योरेंस में 100% एफडीआई का वृद्धि का जो भारत सरकार का फैसला है वो वापस दिया जाना चाहिए। दूसरा हमारी मांग है, भारत के अंदर भारत सरकार ये फैसला ले रही है, आगामी दिनों में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो शेयर है, उस शेयर की आज भारत सरकार 96.5% की मालिक है। वो जो है 6.5% शेयर और जो है डिसइन्वेस्ट करने का रास्ता तय कर रहे हैं। हम समझते हैं ये फैसला गलत है। इसलिए इसके साथ भी इस सवाल का गहरे से रिश्ता है। 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी पर आज एलआईसी ने 56 से लेकर 2025 की यात्रा में जो 55 लाख करोड़ रुपए का एसेट बेस तैयार किया है, इस पर जो है कोई भी विदेशी पूंजी का पहुंच उपलब्ध कराना या निजी पूंजी का उपलब्ध कराना या डिसइन्वेस्टमेंट करके जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एलआईसी के अंदर पहुंच उपलब्ध कराना, ये एक आत्मघाती कदम होगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि एलआईसी का और कोई शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा हम मांग कर रहे हैं, कल भारत सरकार ने फैसला लिया कि जो कैबिनेट कमेटी है अपॉइंटमेंट की, उसमें उन्होंने ये निर्णय लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और एलआईसी के बोर्ड में भी अब निजी क्षेत्र के लोगों का सीधे जो है एलआईसी के बोर्ड में नियुक्ति होगा। हम समझते हैं एलआईसी हो या जनरल इंश्योरेंस की सार्वजनिक कंपनियां या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो संसद के कानून के द्वारा बनाएगी और संसद के अंदर इस पर चर्चा किए बिना, संसद में जो है उन कानूनों में कोई भी तब्दीली किए बिना, केवल जो है अपॉइंटमेंट ऑन कैबिनेट कमेटी के इस निर्णय के जरिए निजी कंपनियों के लोगों को एलआईसी हो या पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस उनके बोर्ड में अनुमति की इजाजत देना, ये फैसला जो है संसद का अपमान है, संसद की अवमानना है। इसलिए भारत सरकार के इस कदम के खिलाफ हम ये मांग कर रहे हैं, बिना पार्लियामेंट के डिस्कशन के ऐसा कोई भी जो है, जैसे पहले एक बार लेटरल एंट्री के जरिए ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट सीधे जो है पिछले दरवाजे से करने की भारत सरकार ने कोशिश की थी। अभी पूरे देश में जो मुहिम चल रहा है, हर चीज जो है केवल चंद उद्योगपतियों और कॉर्पोरेटों के हवाले करना, अब एलआईसी के बोर्ड में भी जो है प्राइवेट एंट्री जो है पिछले दरवाजों से कोशिश कराने की जो कोशिश हो रही है, हम इसके खिलाफ है और हम ये मांग कर रहे हैं कि निर्णय वापस लिया जाना चाहिए। चौथी हमारी प्रमुख मांग है, एलआईसी के अंदर भी बड़ी संख्या में सेवानिवृत्तियां हो रही है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। एलआईसी में जो है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए। और आखिरी हम लड़ रहे हैं कि लंबे संघर्षों के बाद हमने जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया, भारत सरकार ने किया, 29 से ज्यादा श्रम कानूनों को श्रम संहिता में बदल दिया। वो देश के मजदूरों के जनवादी अधिकार और मजदूर आंदोलन ने जो अधिकार हासिल किए उसके साथ विश्वासघात है। इसलिए ये श्रम संहिता वापस ली जानी चाहिए। निवेश करवाया जा रहा है, ये कौन उद्योगपति है, कहाँ से निवेश कराया जा रहा है? देखिए, बात ये है, ये तो सबको मालूम है, आज पूरे हिंदुस्तान में जो है एक ही व्यक्ति है जिसका सब पर नियंत्रण है और वो किसके मित्र हैं ये भी सबको मालूम है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हसदेव का जंगल का मालिक कौन है? वो अदानी है। और हम ये क्या समझते हैं, इस देश को भारत का मजदूर मेहनत का किसी रूप में अदानी अंबानी का देश बनने नहीं देगा और हमारी लड़ाई इसी को लेकर। लेकिन जब वो प्रॉफिट आ रहा था तो उस मुनाफे को अपने व्यक्तिगत कंपनियों के मुनाफों में तब्दील कर दिया और अपने खुद के बीमा कंपनी का घाटा बता के पॉलिसी होल्डर का पैसा यानी दावों का भुगतान नहीं किया। और आपको एक ही बात केवल याद दिला दूं कि उस समय पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जब एलआईसी का राष्ट्रीयकरण को लेकर बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो फिरोज गांधी जी जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जो आज दुनिया में नहीं है, इंदिरा गांधी जी के पति, आप सब उनको जानते हैं, राहुल गांधी जी के दादाजी, फिरोज गांधी जी पार्लियामेंट में सांसद थे लोकसभा के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे।
और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर सी.डी. देशमुख। फिरोज गांधी, जब ये LIC के नेशनलाइजेशन पर संसद के अंदर चर्चा हो रही थी, तो फिरोज गांधी जी ने केवल एक उदाहरण देके उस समय की निजी बीमा कंपनियों की हरकत के बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लोगों को धोखा देने के केवल 43 उपाय बताए थे, लेकिन हमारे देश के अंदर जो निजी बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने बीमा धारकों को धोखा देने का जितना तरीका इजाद किया, वो अगर आज कौटिल्य जिंदा होते तो शायद उन्हें भी आत्महत्या करना पड़ता। तो फिरोज गांधी जी का ये जो उदाहरण था, LIC के निर्माण के पीछे तीसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य निर्धारित हुआ कि जिस बीमा धारक का पैसा LIC के अंदर बीमा कंपनी के पास जमा हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये जवाबदारी होगा, जिम्मेदारी होगा कि बीमा धारकों के दावों का उचित निष्पादन करे। और हमें फख्र है इस बात का कि LIC ने 1956 से लेकर 2025 तक, अभी 1 सितंबर को LIC ने 69 साल पूरे किए अपने जन्म के। इन 69 सालों के दरमियान लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने देश के जिस गरीब आम जनता को बीमा के जोखिम की सुरक्षा की आवश्यकता है उस तक पहुंचने में अपनी भूमिका अदा की। दूसरा जो उद्देश्य LIC के लिए तय हुआ था कि देश की घरेलू जनता की घरेलू बचत का देश के अधोसंरचना के विकास के लिए उपयोग हो, LIC ने उसमें भी अपनी भूमिका अदा की। और हमें इस बात का फख्र है कि आज भारत में जहां कहीं भी, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, रेल की लाइनें बिछी हो, अधोसंरचना का जो भी निर्माण इस 78 साल की आजादी के दरमियान भारत ने हासिल किया, उनमें से हर चीज में अगर किसी का पैसा लगा है तो संस्था का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दुनिया में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है जिसने, जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, आपको मालूम है 2014 में जो ये हमारी जो वर्तमान सरकार बनी, उसके पहले हर 5 साल के लिए 5 ईयर प्लान बनता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। प्लानिंग कमीशन था हमारे देश के अंदर, योजना आयोग। लेकिन मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, 2014 में आने के बाद प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, अब वो नीति आयोग बन गया, और जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। लेकिन जो आखिरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, 14वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें LIC एकमात्र संस्था है जिसने 14.5 लाख करोड़ रुपया का मदद 45 ईयर प्लान के अंदर भारत सरकार को उपलब्ध कराया। जब LIC बना 56 में, तो केवल 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी पर बना, यानी भारत सरकार ने LIC को निर्मित करने के लिए केवल 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी, जिसे हम इनिशियल कैपिटल कहते हैं अंग्रेजी में, केवल वो उपलब्ध कराई। और आज हमें फख्र है, LIC ने उस 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी पर 55 लाख करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी परिसंपत्ति का निर्माण किया। और इन 55 लाख करोड़ रुपयों में से LIC 80% जो निवेश है वो सरकारी प्रतिभूतियों में यानी सरकारी क्षेत्र के अंदर करती है। 38 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो देश के अधोसंरचना के निर्माण के लिए किया गया। और आपको याद होगा, यही कारण है कि देश में जो भी विकास के कार्यक्रम चलते हैं या फिर शेयर बाजार के अंदर कोई भूचाल अगर आता है, उस समय भारत सरकार अगर किसी को और मदद की ओर निगाह लगाती है तो उस संस्था का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये चंद लफ्जों में ये इतिहास बताने का उद्देश्य ये है कि हम समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जब उसके लिए जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने में सफलता हासिल की, तब उस LIC को मजबूत करने की बजाय भारत सरकार देश के इस सार्वजनिक संस्था को कमजोर करने के लिए कदम उठा रही है। उसके 2-3 उदाहरण आपके सामने हैं जिसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, आपकी भी हम मदद की अपील कर रहे हैं। पहला ये है, हम ये मांग कर रहे हैं कि बीमा क्षेत्र में भारत सरकार अभी ये निर्णय लेने जा रही है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करने का, यानी बीमा क्षेत्र के अंदर 100% विदेशी पूंजी को इजाजत देने का भारत सरकार कदम उठा रही है।
1999 के पहले तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जीवन बीमा बाजार में एकाधिकार था और 1999 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल के दरमियान भारत के बीमा बाजार को विदेशी पूंजी के दबाव में खोला गया। हमने उस समय भी उसका विरोध किया क्योंकि हम ये समझते हैं किसी भी देश की आर्थिक आजादी का उस देश के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका है इसके साथ गहरा संबंध है। हमारे देश की जनता की जो घरेलू बचत है जिसको हम प्रीमियम के जरिए पॉलिसी होल्डर के प्रीमियम एकत्रित करके हम उपलब्ध कराते हैं, इस घरेलू बचत पर अगर हमारी देश की सरकार का यानी जनता का नियंत्रण नहीं होगा और इस पर अगर निजी देशी या विदेशी पूंजी का नियंत्रण होगा तो हमारे देश में विकास के लिए जिस साधन की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाए। इसीलिए हमारा स्पष्ट ये कहना था कि बीमा क्षेत्र को देशी विदेशी पूंजी के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। लेकिन हमारे प्रतिरोध के बावजूद, भारत के आम जनता के हमारे प्रतिरोध को मिले अपार जन समर्थन के बावजूद 1999 में भारत के बीमा बाजार को निजी देशी विदेशी पूंजी के लिए 26% विदेशी पूंजी के साथ खोला गया। और उस समय हमें याद है लालकृष्ण आडवाणी जी वो देश के गृह मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने संसद के अंदर ये कहा था, जब पूछा गया कि क्यों आप इसे खोल रहे हो, तो उन्होंने ये कहा था कि भारत के बीमा बाजार को अगर निजी देशी विदेशी पूंजी के लिए खोला जाएगा तो भारत को हर साल $26 बिलियन देश में अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए उपलब्ध होगा। आज हम भारत सरकार से सवाल कर रहे हैं, 1999 में आपने भारत के बीमा बाजार को निजी देशी विदेशी पूंजी के लिए खोला, कानून बनाया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट IRDA कानून, और आपने ये कहा कि $26 बिलियन हर साल आए। 99 से लेकर 2025 का समय गुजर गया, आप खुद अनुमान लगा लीजिए कितने साल का पीरियड निकल गया है। इस देश में जो विदेशी पूंजी बीमा क्षेत्र में आया है उसका परिमाण केवल और केवल 32.67% है, जबकि भारत सरकार ने 26 को बढ़ाकर 2015 में 49 कर दिया, 2021 में 74% कर दिया गया। मोदी जी के कार्यकाल में 2 बार इसमें बढ़ोतरी हुई, एक बार 49 किया गया, दूसरी बार जो है उसे 74 किया गया। और आज जब 74% FDI किया गया तब भी भारत के अंदर विदेशी पूंजी जो है उसका जो परिमाण है इंश्योरेंस के अंदर केवल 13,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ केवल, और उसमें भी 1 रुपया देश में अधोसंरचना के निर्माण के लिए नहीं लगा, बल्कि ये आया और केवल शेयर बाजार के अंदर आया। हम ये कह रहे हैं ऐसे परिस्थिति में जब ट्रंप के टैरिफ वॉर के जरिए देश के अंदर जो ये 50% टैरिफ अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुनाव में जीत के आने के बाद भारत के प्रोडक्ट पर लगाया गया, उसका नतीजा यह है कि देश के अंदर विदेशी पूंजी आ नहीं रही है, बल्कि हमारा देश एक गहरे आर्थिक संकट के दौर में गुजर रहा है। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ये नारा लगा रहे हैं, देश की सरकार ये कह रही है कि विदेशी सामान मत खरीदो, देशी सामान खरीदो, लेकिन हकीकत ये है कि चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सूरत के अंदर हमारा जो डायमंड इंडस्ट्री हो, जो भी हमारा एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है, यानी निर्यात आधारित जो उद्योग है, वो गहरे से उसको लेकर प्रभावित है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ वार का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल होना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल आप कम से कम कीजिए, तो उस समय आप विदेशी पूंजी को भारत के बीमा बाजार यानी देश के घरेलू बचत पर नियंत्रण के लिए आमंत्रित कर रहे हो और 100% FDI अलाउ कर रहे हो। हम समझते हैं ये देश की आर्थिक राजनीतिक संप्रभुता के साथ समझौता है, उसके साथ विश्वासघात है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि किसी भी देश के जनता की घरेलू बचत पर अगर आप फॉरेन कंट्रोल विदेशी पूंजी का नियंत्रण आप स्वीकार कर लोगे तो फिर आप देश की आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता की हिफाजत नहीं कर सकते। और हम ये मांग कर रहे हैं जब आपने 74% किया तब भी केवल 32 ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये संसद के अंदर वित्त राज्य मंत्री है मिस्टर पंकज चौधरी, उनसे जब प्रश्नोत्तर के जरिए एक सवाल किया गया तब उन्होंने ये बताया
इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अभी तक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया उसका परिमाण केवल 32.67%। तो जब आप 74% तक अलाउ कर दिए तब भी केवल 32.67% आया। और आज जब आप स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हो ट्रम्प के टैरिफ वॉर का मुकाबला करने के लिए, तब भारत के बीमा बाजार में आप फॉरेन कंट्रोल, विदेशी पूंजी के नियंत्रण, आप अगर उसको आगे बढ़ा के 100% तक उनको अनुमति दे रहे हो, हम समझते हैं ये देश के साथ विश्वासघात है। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई वृद्धि का भारत सरकार का फैसला वापस होना चाहिए। दूसरी जो हमारी मांग है, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का देश के विकास में ये जो योगदान है, उस योगदान की रोशनी में हम समझते हैं कि एलआईसी के आज भारत सरकार उसकी मालिक है, लेकिन भारत सरकार ने 17 मई 2022 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करके एलआईसी के अंदर, जिसका 100% इक्विटी का मालिक भारत सरकार था, उसका 3.5% इक्विटी जो है वो बिक्री कर दिया। हम उस समय भी उसके खिलाफ, क्योंकि हम ये मांग कर समझते हैं कि ये 100% नियंत्रण जो है भारत सरकार को इसके होना चाहिए। उसके एक ही उदाहरण आप समझ लीजिए, ये जो मैंने कहा 5 करोड़ पर हमने 55 लाख करोड़ रुपए का परिसंपत्ति का निर्माण किया, ये 55 लाख करोड़ रुपए का मालिक आज कौन है? आप और हम, इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स, भारत सरकार। अगर आप 100% स्टेक, यानी आप उसके 100% मालिक हैं, और आप अगर अपने हिस्सा इसको बाजार में बेचते हैं, 17 मई 2022 को हमारे विरोध के बावजूद भारत सरकार ने 3.5% एलआईसी का जो शेयर है वो डिसइन्वेस्ट किया गया, विनिवेश किया गया। और आज ये जो 3.5% शेयर है उसके मालिक देश के बड़े संस्थागत निवेशक हैं। अगर मान लीजिए बड़े संस्थागत निवेशक एलआईसी के शेयर होल्डर बनेंगे, तो कोई भी निजी पूंजी का प्रारंभिक चरित्र होता है कि अधिकतम मुनाफा। और यही कारण है कि आज जिसके मालिक हम हैं उस पर, उसके एक हिस्से पर वो जो है अपना मुनाफा, प्रॉफिट चाहते हैं। भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए ये प्रचारित करने की कोशिश कर रही थी। सामान्य तौर पर आप कोरबा के लोग हैं, आपको ये अनुभव होगा, बाल्को के अंदर जब बाल्को का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और 49% स्टेक जो है उस समय स्टारलाइट को दिया गया, कौन नहीं जानता कि 5,500 करोड़ रुपए का बाल्को का संपत्ति जो है केवल 551 करोड़ रुपए में उस समय स्टारलाइट को दे दिया। और आप सबको ये मालूम है जब स्टारलाइट ने उसको टेक ओवर किया, आज वो वेदांता बन गया, तो केवल बाल्को का स्क्रैप बेचकर जो है वो 356 करोड़ रुपए लुटा लिए। किसको ये नहीं मालूम है कि जब बाल्को का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो बाल्को ने जो एल्यूमिना दूसरों को बेचा था उसका जो 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का वसूली होना था, भारत सरकार वो वसूल की जाने वाली राशि भी स्टारलाइट को दे दी। किसको नहीं मालूम? आप हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप उस समय लॉजिक क्या दिया गया, तर्क ये दिया गया कि नहीं, बाल्को को एक्सपेंशन के लिए पैसे का जरूरत है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए पैसे का जरूरत है, सरकार उसमें पैसा नहीं लगा सकती, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, नया मालिक आएगा, वो पैसा लगाएगा और बाल्को का एडवांसमेंट करेगा। आज हकीकत आपको हमसे ज्यादा बेहतर मालूम है बाल्को की स्थिति क्या है। जब तक बाल्को पब्लिक सेक्टर था, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का गारंटी था, आज वहां परमानेंट वर्कर खत्म, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, ठेका मजदूर बढ़ गया। किसी को नौकरी मिल रहा है कोरबा? हम एलआईसी के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर आप इस आधार पर निवेश कर रहे हो तो हम कह रहे हैं कि हमको कोई अपने एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए भारत सरकार से 1 पैसे का फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। 5 करोड़ रुपए में हमने 55 लाख करोड़ रुपए बना लिया, आपसे कभी मदद नहीं मांगा। आप क्यों डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो भारत सरकार ये डिसइन्वेस्टमेंट केवल इसलिए कर रही है ताकि उनका जो बजट घाटा है, उस बजट घाटा का भरपाई करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक लड़का नालायक निकल गया और वो नालायक लड़का जो है खुद कोई कमाई नहीं कर रहा है, तो पुरखों की संपत्ति बेच के अपना गुजारा कर रहा है, लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा है, तो वही हालत आज के हमारे देश की सरकार का है। वो अपने वित्तीय घाटे की भरपाई करने के लिए देश के आम जनता की संपत्ति को नीलाम कर रही है।
और आपको मालूम है इस बार जो बजट हमारी वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमन ने पेश किया, उन्होंने पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 1,41,000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला लिया। और उनको ये लग रहा है कि LIC के डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो करोड़ों रुपए की राशि आएगी उसको जो है अपने फिजिकल डेफिसिट के जरिए उसकी भरपाई कर सकते हैं। हम ये समझते हैं सरकार आती है जाती है, एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, वो सरकार जो है वो मैनेजर है, उसको ये अधिकार नहीं है। ये LIC का असली मालिक हिंदुस्तान के पॉलिसी होल्डर है, जिनका संख्या 40 करोड़ है। LIC के 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, वो LIC के मालिक। कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, व्यक्ति का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो उसके मालिक नहीं है। मालिक है भारत की आम जनता और भारत के बीमा धारक। उनकी संपत्ति को नीलाम करके निजी पूंजी को जो है उनकी संपत्ति पर नियंत्रण देने का अधिकार किसी सरकार को नहीं। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में LIC के शेयर के अंदर और जो डिसइन्वेस्टमेंट यानी जो 3.5% के बाद अभी वो फैसला लेने जा रहे हैं, 6.5% का और डिसइन्वेस्टमेंट माने और ज्यादा निजी पूंजी को LIC के अंदर प्रवेश की इजाजत दे रहे हैं विनिवेश के जरिए, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और हम आपसे भी इसीलिए अनुरोध कर रहे हैं, इस डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ लड़ाई में आपसे भी हमें मदद चाहिए। तीसरी बात, आपको मालूम है कल ही जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, भारत सरकार का एक ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, उसका एक बैठक हुआ। उस बैठक में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो पब्लिक सेक्टर LIC और पब्लिक सेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है सार्वजनिक क्षेत्र, उनके जो बोर्ड में अब तक सामान्य तरीके से जो LIC एक्ट बना 1956 में, 1972 में जो जिपना एक्ट बना, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, उसमें ये प्रावधान है कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या हमारे जो चेयरमैन नियुक्त होते थे, अभी वो चेयरमैन कम की बजाय जो है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, इनकी नियुक्ति संस्था के लोगों के भीतर से ही होती है। आपको याद होगा ये वही सरकार है जिसने लेटरल एंट्री यानी पिछले दरवाजे से जो है IAS बना के देश के बड़े कार्यपालिका के अंदर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी तक को जो है सीधे नियुक्ति करने का फैसला लिया, जिसे जो है देश की जनता के विरोध के बाद उसे वापस दिया गया। लेकिन अभी जो है कल ये ACC में उन्होंने ये फैसला लिया कि LIC के बोर्ड के अंदर भी, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बोर्ड के अंदर भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड के अंदर भी निजी क्षेत्र से, प्राइवेट क्षेत्र से सीधे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर का यानी उस संस्था के नीति निर्धारक इकाई में प्रवेश का इजाजत दे रही। हम समझते हैं ये देश के संसद के साथ धोखा है, इसलिए कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956 नेशनलाइजेशन एक्ट यानी पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए गवर्न होता है। जनरल इंश्योरेंस के जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, जीपना के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र का आम बीमा संस्थान संसद के कानून के द्वारा संचालित होता है। और अगर उनके कानून में कोई भी संशोधन किए बिना, संसद को विश्वास में लिए बिना, पार्लियामेंट के अंदर उस एक्ट में परिवर्तन किए बिना, अगर इस तरीके से केवल कोई एक कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी अगर ये बदलाव कर रही है, तो इससे ये साफ दिख रहा है हिंदुस्तान की जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से हर हवाई अड्डा एक व्यक्ति के हाथ में, हर कोयला खदान एक व्यक्ति के हाथ में, हर सार्वजनिक संस्थान एक व्यक्ति के हाथ में, और देश के पूरे जो संसाधन है उस संसाधन को चंद पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचा रही है। और उसका नतीजा ये है कि एक तरफ नारा लग रहा है एक पेड़ मां के नाम, और दूसरी तरफ जो है नारा लग रहा है पूरा हंसदेव एक उद्योगपति के नाम। अब वो जो है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यानी वित्तीय क्षेत्र के अंदर निजी जो पूंजीपति हैं उनको सीधे जो है नीति निर्धारक इकाई में प्रवेश करने की इजाजत दे रही है संसद में, उन कानूनों में बिना परिवर्तन। और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भारत सरकार के इस फैसले के खिलाफ कल ही अपना प्रतिरोध वक्तव्य जारी किया और ये मांग किया कि इतना बड़ा निर्णय पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए बिना
एक्ट में कोई भी बदलाव किए बिना और इसका जो दूरगामी प्रभाव है उस प्रभाव पर समुचित परामर्श विमर्श किए बिना कोई भी बदलाव हम समझते हैं वो देश की आम जनता के साथ धोखा है, विश्वासघात। इसलिए हम इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और उसमें भी हम आपकी मदद और सहयोग और समर्थन की अपील करते हैं। चौथी बात हम लड़ रहे हैं, LIC के अंदर नई भर्ती होना चाहिए। मैंने ये कहा इस देश के अंदर आज पब्लिक सेक्टर जो भी बना, उस पब्लिक सेक्टर के निर्माण के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी था कि देश की जनता को सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ अधोसंरचना उपलब्ध कराने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने। एक जमाना था जब SCCL के अंदर भी परमानेंट रिक्रूटमेंट होता था, वाल्को के अंदर रिक्रूटमेंट होता था, बैंक के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर भी रिक्रूटमेंट होता था। लेकिन LIC के अंदर 2020 के बाद जो है 5 साल से ज्यादा अवधि बीत गया, नंबर ऑफ बिजनेस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉलिसी होल्डर बढ़ रहा है, काम का दबाव कर्मचारियों पर बढ़ रहा है, लेकिन भर्ती नहीं हो रहा। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है भारत सरकार स्थायी रोजगार यानी स्थायी रूप से भर्ती करने का जो नियम है, नीति है, उस नीति में बुनियादी बदलाव कर रही है। और आपने उदाहरण देखा होगा, सेना तक में जो है कॉन्ट्रैक्ट में ठेका के जरिए अग्निपथ अग्निपथ वीर की योजना लागू की गई। देश के जनता के भारी विरोध के बावजूद अब वो परमानेंट को रिक्रूटमेंट देने नहीं चाहते। हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ भी लगातार सेवानिवृत्तियां हो रही है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। हर पब्लिक सेक्टर का ये जिम्मेदारी है, सार्वजनिक क्षेत्र का ये जिम्मेदारी है कि बेरोजगारी हमारे देश में जिनकी संख्या आज हम समझते हैं आजादी के 45 साल में सबसे ज्यादा, और सरकार खुद सबसे बड़ी नियोक्ता है, लेकिन वो नियोक्ता होने के बावजूद रेलवे में रिक्रूटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, मिलिट्री में जो है कॉन्ट्रैक्टराइजेशन करने के लिए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर इस सवाल को लेकर भी हम लड़ रहे हैं कि आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए, परमानेंट नौकरी देना सरकार का जिम्मेदारी है, सार्वजनिक संस्थाओं का जिम्मेदारी है। और LIC के अंदर जिस रफ्तार में जो है सेवानिवृत्तियां हो रही है, उसके अनुपात में जो भर्तियां हैं वो नहीं हो रही है। तो हम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या हमारे ही परिवार में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन बच्चों को भी रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए 5 साल से जो LIC के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, हम इस सवाल को लेकर भी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। LIC के अंदर भी परमानेंट रिक्रूटमेंट होना चाहिए। और आखिरी एक बात है, हिंदुस्तान की सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में ये जो कुछ भी बदलाव कर रहे हैं जिसका हम पर जो असर हो रहा है उस पर हमने आपसे चर्चा की। भारत सरकार देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए और एक बड़ा खतरनाक प्रस्ताव लेकर आई है, वो है श्रम कानून जो अब तक आजादी के बाद निर्मित किए गए थे हिंदुस्तान के मजदूरों के आंदोलन के दबाव में, उन श्रम कानूनों को बदलकर जो श्रम संहिता उन्होंने 4 लेबर कोड बना दिया, जिसके खिलाफ 9 जुलाई 2025 को देश के मजदूरों ने जो है ऐतिहासिक हड़ताल की और ये मांग की कि ये मजदूर विरोधी श्रम संहिता वापस लिया जाना चाहिए। उस सवाल को लेकर भी हम संघर्ष कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियनों के लंबे संघर्ष के बाद जो लेबर लॉ मजदूरों ने 8 घंटे के काम का अधिकार हासिल किया, बोनस का अधिकार हासिल किया, ग्रेच्युटी का अधिकार हासिल किया, भविष्य निधि का अधिकार हासिल किया, पेंशन का अधिकार हासिल किया, ट्रेड यूनियन के रूप में जनवादी रूप से, जनतांत्रिक रूप से अपने मांगों को अभिव्यक्त करने का जो जनवादी अधिकार हासिल किया, उन अधिकारों को खत्म करके भारत सरकार हिंदुस्तान के मजदूरों को फिर से एक बार आजादी के पहले कॉलोनियल जमाने में, अंग्रेजी उपनिवेश के जमाने में जो निजी मालिक या मालिकों का गुलाम बनाने की जो परिस्थितियां निर्मित थी, उस रास्ते में जो ढकेलने का कदम उन्होंने दिया है, हम समझते हैं वो देश के जनतंत्र के लिए, संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के लिए, और हिंदुस्तान एक जनतांत्रिक देश है, उस जनतांत्रिक देश में मजदूर को अपने स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में जो जनवादी अधिकार है, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, उस पर जो अतिक्रमण करने का कोशिश कर रहा है, उसे वापस लेने को लेकर पूरे देश के जो व्यापक मजदूर आंदोलन है उनका जो संघर्ष चल रहा है, हम भी उसके साथ एक ग्रुप है और हम ये मांग कर रहे हैं कि श्रम कानून में ये जो बदलाव है उसका फैसला भारत सरकार को वापस लेना चाहिए।
और अंतिम बात, भारत के अंदर आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की रोशनी में हमारे देश में हम ये समझ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ये जो जनतंत्र का निर्माण हुआ लंबे संघर्षों के बाद, हमारे देश ने जिस संविधान को स्वीकार किया, जिस संविधान के प्रस्तावना में हमने ये कहा हम भारत के लोग हमारे भारत को ऐसा भारत बनाने के लिए आत्मसमर्पित करते हैं जो भारत सामाजिक न्याय पर विश्वास करे, जो भारत हर व्यक्ति को जो है अपने पंथ, मजहब, आस्था के अनुरूप आचरण करने का अधिकार उपलब्ध कराए, ऐसा भारत बने जो एक इंडिपेंडेंट यानी सोवरेन इंडिया बने, सोवरेन भारत बने। अब आजकल तो ये भी एक नया चलन हो गया कि हम इसे इंडिया कहें या भारत कहें। हम समझते हैं कि इंडिया कहें या भारत करें, दोनों एक ही मतलब। तो हमारे संविधान की जो बुनियादी प्रस्तावनाएं हैं, उन प्रस्तावनाओं पर भी जो हमला हो रहा है और उसका नतीजा है कि जर्नलिस्ट भी उससे अछूते नहीं, पत्रकार भी उससे अछूते नहीं। आपने भी जो लंबे संघर्षों के बाद कानूनी अधिकार हासिल किया, वो अधिकार भी आज हमले की जद में है। आपने भी अपने अधिकारों के लिए जो बचावत आयोग हासिल किया, उसके इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और आज जो है पत्रकारों पर भी सरकार के से सवाल पूछने पर, उनकी नीतियों पर सवाल उठने पर पत्रकारों के ऊपर भी क्या कार्रवाई हो रही है, आप इन सारी चीजों से अवगत हैं। तो हम समझते हैं इन सारे संघर्षों में साझा रूप में भारत के मजदूर आंदोलन की जो भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम भी एकजुट हैं और हमारे इस सम्मेलन के अंदर भी हम इसको लेकर विमर्श कर रहे हैं। चंद दिनों बाद शहडोल में हमारा सेंट्रल जोन का जोनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें भी हम इस पर विमर्श करेंगे और उसके बाद भुवनेश्वर में दिसंबर के अंत में हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में भी हम इस पर विमर्श करेंगे। और हमारा ये संकल्प है कि 1956 में जो LIC बना और उस LIC ने आज तक जो भारत की आम जनता की सेवा के लिए अपनी भूमिका अदा की, उसके साथ जो भी छेड़छाड़ करने की सरकार की कोशिश है, उसके खिलाफ जनमत निर्माण में, जन आंदोलन निर्माण में हम अपनी भूमिका अदा करेंगे। और हाल ही में इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो GST 18% था, वो समाप्त हुआ। हम आप सबके आभारी हैं। उसको लेकर हम 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि बीमा प्रीमियम पर GST समाप्त होना चाहिए। और हमारे मांग पर हम देश के 400 से अधिक सांसदों से मिले। हमें खुशी है कि नितिन गडकरी हो, सुप्रिया सुले हो, राहुल गांधी हो, देश के हर पार्टी के सांसद, उन्होंने जो है हमारे इस मांग का समर्थन किया। और उसका नतीजा है कि आप अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको कम से कम अपने जोखिम की सुरक्षा के लिए उस पर भी जो 18% GST दिया जाता था, वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमने 20 साल के हमारे संघर्ष में हमें सफलता मिली। तो हम हर कीमत पर आपके प्रति भी वचनबद्ध हैं, देश के बीमा धारकों के प्रति भी वचनबद्ध हैं, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या देश की जो सार्वजनिक संस्था है, जिसके हम भारत के आम जनता उसकी मालिक है, उसके साथ छेड़छाड़ की नीतियों के खिलाफ भावी हमारी जो संघर्ष की भूमिका है, उस पर इस सम्मेलन भी हम विमर्श कर रहे हैं और भुवनेश्वर और शहडोल में भी हम विमर्श करेंगे। और अब तक की लड़ाई के जरिए हम LIC को बचा पाए हैं, आगे भी हम बचाने में सक्षम हो, उसके लिए जो हमारा अभियान है, अब तक जिस रूप में आपसे हमारा सहयोग, मदद मिल रहा था, हमें विश्वास है कि आप सबसे जागरूक हिस्से हैं समाज के, आपका हमें सहयोग और समर्थन मिलेगा। यही विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया सर। किसी भी साथी का अगर कोई सवाल होगा तो, और मैं आपके प्रेस क्लब को, आपके सचिव महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि रायपुर में कुछ प्रेस क्लब है। रायपुर का तो ठीक है, राजधानी का है, लेकिन कोरबा में आपका ये जो प्रेस क्लब है, ये भी आप इतने बेहतरीन तरीके से संचालित कर रहे हैं। आपको हमारी ओर से विशेष रूप से आभार, बधाई और शुभकामनाएं।